नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको क्षितिज पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ाऊंगी, जिसे जाबिर हुसैन जी ने लिखा है सालिम अली के बारे में। यह एक संस्मरण है। जो संस्मरण उसे कहा जाता है अपनी यादों को निकाल करके लिखना, और उन्होंने जाबिर हुसैन ने इसे लिखा है। पाठ का सार मैं आपको बताऊंगी। पहले लेखक परिचय देखिए आप। लेखक परिचय जो है, जाबिर हुसैन, इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ है। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे हैं बिहार में। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। इस पाठ का सार है सांवले सपनों की याद का। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि वे ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों का बोझ उठाए पलायन कर गए। ये तब लिखा गया है संस्मरण जब उनकी मृत्यु हो गई थी सालिम अली की। तो उसी का इन्होंने वर्णन किया है। परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वे प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाह सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह गलत है। और इसमें जो है व्यक्ति परिचय किया है जाबिर हुसैन जी ने। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे, 100 के करीब थे आपके सालिम अली। वे यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था। जो वो हमेशा यात्राएं करते थे, जंगलों में घूमते रहते थे, उससे उन्हें कमजोर कर दिया था और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, वो मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर के उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी इबादत के प्रति समर्पित थे। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए थे। वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तब भी वो दूरबीन से पक्षियों को निहारते हुए देखे गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर के प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग किया है। सालिम जी अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तान हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी के पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। ये एक किसान नेता थे और जमीन से जुड़े हुए थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गई थी चौधरी चरण सिंह की। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पूरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज्यादा मेरी छत पर बैठी वाली गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सलीम का अटूट हिस्सा हो। जो D.H. लॉरेंस है वो एक प्रकृति प्रेमी थे और 20वीं शताब्दी में जो है
उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। वे उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है और प्रकृति संबंधी उनकी कविताएं लिखी हैं। प्रकृति से भी B.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था। वे मानते थे कि मानव जाति ये जो उखड़े हुए मानव वृक्ष की भांति है और वे हमेशा सालिमली से जुड़े रहे। वे जो सालिम अली है, वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेगी। बचपन में उनकी एयर गन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। जो राह दिखाई दे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बन करके उभरे हैं। सालिम अली, इन्हें वर्ल्ड वॉचर भी कहा जाता था और इन्होंने जो है बहुत सारे नए नए पक्षियों के बारे में जानकारी दी जिनको कोई जानता भी नहीं था। और बचपन में इनकी गन से एक जो है गौरैया को चोट लगी थी और उन्हें बहुत दुख लगा। तब से वो पक्षी प्रेमी बने और उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी जानकारी पूरे विश्व को दी। और इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से गौरैया घायल होकर के गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उन्होंने उसकी जान बचाई। इसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। पूरी कहानी, पूरा संस्मरण इसी पे जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? इसका उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई और उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो चुका था क्योंकि वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां बन गई थी। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था क्योंकि वो किसान नेता थे और उन्हें भी वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोच करके उनकी आंखें भी नम हो गई। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारे बातें जानती है? इसका उत्तर है, लॉरेंस का व्यक्तित्व बहुत साधारण था तथा इतना खुला खुलासा था कि उसके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। आशय जो है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर है, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति एक प्रकृति प्रेमी थे और इन्होंने बहुत सारी कविताएं, उपन्यास प्रकृति पे लिखी हैं लॉरेंस ने। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दूसरा प्रश्न है, ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? इसका उत्तर है कि कोई भी अगर इंसान मर जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता है। उसी पे यह प्रश्न है। यहाँ लेखक का आशय, मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसकी कोई हरकत नहीं ला सकते हैं, उसके जीवन में नहीं ला, जो एक बार चला गया चला गया। इसलिए प्रश्न 3 है कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन करके उभरे थे। इसका उत्तर होगा कि सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने बहुत सारे पक्षियों को खोज निकाला। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया।
उन्हें जो है वो पूरे वर्ल्ड वॉचर मतलब वर्ल्ड में घूमते रहे और उन्होंने नई नई चीजों की खोज की। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव अनुभव आई उन्हें सजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। उन्होंने जब तक उनका जीवन रहा उन्होंने बहुत सारी खोज की और पूरे विश्व को इससे अवगत कराया। पाठ प्रश्न 5 है। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। उनकी शैली चित्रात्मक है। जब हम उनका स्मरण पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि पूरा सब कुछ उभर के आ रहा है। पाठ को पढ़ते हुए उनकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कई कई उर्दू तथा कई कई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। प्रश्न 6 है। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। सालिम अली के अंदर लेखक के शब्द में उन जैसा वर्ड वॉचर शायद कोई हुआ ही नहीं है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ जो घूमते फिरते हैं। यायावर थे। यायावर वो होते हैं जो कई जगहों जा जा करके यात्राएं करते हैं, उन्हें यायावर कहते हैं। वे लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे अपनी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। उन्हें कैंसर जैसी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी और वो हमेशा प्रकृति से जुड़े रहे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया है। इसको जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में लिखा है। यह क्या है? संस्मरण है। सांवले सपनों मन मोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। वे सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता, लेकिन वो डूबे थे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे, इसमें गलत लिखा है, सलीम लिखा है तो सालिम अली होगा। नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। और अब इसका है ये लास्ट हो गया। आपके 7 प्रश्न है इसमें। आप सब सालिम अली के बारे में जानिए और ये एक वर्ड वॉचर थे और इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।